नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन गाथा। यह कहानी है उस साधु की जिसने दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अज्ञानता और दुहक से मुक्ति का रास्ता खोज निकाला और मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर छोड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी यात्रा, उनकी शिक्षाएं, संघर्ष और उनका प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। बौद्ध धर्म ने न केवल आत्मज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाया, बल्कि विश्व को एक समृद्ध और संगठित शिक्षा प्रणाली भी दी। इस खंड में हम जानेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा संस्थान जैसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और कैसे इन केंद्रों ने विश्व भर से विद्यार्थियों को आकर्षित किया। शिक्षा का बौद्ध परिप्रेक्ष्य। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना। उन्होंने कहा था, अप्प दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। उनके अनुयायियों ने शील, समाधि और प्रज्ञा के त्रिसूत्र पर शिक्षा का ढांचा तैयार किया। बौद्ध विहारों में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं, व्याकरण, चिकित्सा, तर्क, गणित, खगोल, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय। स्थान एवं स्थापना। वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापना। 800 वर्षों तक अखंड ज्ञान का प्रतीक बना रहा। संरचना और शिक्षा पद्धति। 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। पाठ्यक्रम में बौद्ध दर्शन, योग, संस्कृत, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, अलंकार शास्त्र आदि शामिल थे। शिक्षा संघीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दी जाती थी। पुस्तकालय धर्मगंज में लाखों पांडुलिपियां थीं, रत्नसागर, रत्नरंजक, रत्नोद्धार। विदेशी आगंतुक। चीनी यात्री ह्वेनसांग, एक्सुएनजुआन ने 7वीं शताब्दी में यहां अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा की ज्ञान परंपरा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके साथ 600 से अधिक ग्रंथ चीन ले जाए गए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्थापना और स्थान। 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा बिहार के भागलपुर जिले में स्थापना। तिब्बती बौद्ध धर्म, वज्रयान का मुख्य केंद्र। शिक्षा और प्रमुख विषय। तांत्रिक बौद्ध दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, वेद, योग, चिकित्सा आदि। विक्रमशिला में 1000 शिक्षक और 8000 छात्र रहते थे। प्रसिद्ध आचार्य। अतिश दीपनकर श्री ज्ञान, जिन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। ज्ञान श्री मित्र, सारिपुत्र जैसे विद्वानों ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की। अन्य प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, पाल राजाओं द्वारा स्थापित, नालंदा के समान। जगद्दल महाविहार, बंगाल में स्थित, अनुवाद कार्यों के लिए प्रसिद्ध। सोमपुरी महाविहार, बांग्लादेश, वास्तुशिल्प और शिक्षा का केंद्र। इन विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण, अध्ययन और प्रचार। पतन और विनाश। 12वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। लाखों ग्रंथ जलाए गए। शिक्षक और भिक्षु मारे गए। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को अपूरणीय क्षति हुई। नालंदा पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। बौद्ध शिक्षा की वैश्विक विरासत। भारत से शिक्षा प्रणाली तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार तक फैली। नालंदा मॉडल पर कई देशों में शिक्षा केंद्र बने। तिब्बत में नालंदा परंपरा आज भी जीवित है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 2010 के बाद पुनः स्थापित उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का पुनरुद्धार है। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म की शिक्षा परंपरा केवल धार्मिक उपदेश नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त व्यवस्था थी। नालंदा और विक्रमशिला न केवल भारत के गौरव थे, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत थे।
बौद्ध शिक्षा ने हमें सिखाया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शिक्षा ही समाज का सर्वोच्च साधन है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनका धम्म सीमित भौगोलिक दायरे में नहीं रुका। सम्राट अशोक, बौद्ध भिक्षु संघ और समुद्री थल मार्गों से जुड़े व्यापारियों ने मिलकर बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस खंड में हम देखेंगे कि बुद्ध का संदेश दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में किस तरह फैला, वहां किन किन रूपों में विकसित हुआ और आज यह किस स्थिति में है। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म 1.1 श्रीलंका, थेरवाद की जन्मभूमि। कलिंग युद्ध 260 ईपू के बाद द्रविड़ अशोक ने शांति धर्म अपनाया और धम्मदूतों को बाहर भेजा। पुत्र महेंद्र महिंद और पुत्री संगमित्रा को लंका भेजा। उन्होंने राज्याधिकारी देवानाम्पितिस को दीक्षित किया। अनुराधापुर की महाविहार परंपरा बनी। पाली त्रिपिटक का मौखिक संचरण यहीं सबसे पहले लिखित हुआ। 1 ईपू। शाखा वृक्ष, बोधि वृक्ष की प्रतिशाखा को संगमित्रा ने श्रीलंका पहुंचाया। आज भी जया श्रीमहाबोधि के नाम से पूजित। समृद्ध राजकीय संरक्षण। दक्षिण भारतीय चोल आक्रमण को छोड़ ने थेरवाद को बिना विघटन के जीवित रखा। बांग्लादेश और बंगाल का सोमपुरी महाविहार। पाल युग 20वीं सदी में सोमपुरी, जगद्दल, विक्रमपुर, नालंदा से जुड़ी बौद्ध विद्या बंगालसमराकान तक फैली। 12वीं सदी के तुर्क आक्रमणों के बाद थेरवाद अल्पसंख्यक समुदाय चट्टग्राम के चकमामरमा में सीमित रहा। 1.3 नेपाल, बुद्ध भूमि से वज्रयान तक। लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थल। प्रारंभ में शाक्यथ्रु जनजातियों में थेरवाद का प्रभाव। 20वीं सदी में तिब्बती वज्रयान संपर्क से नेवार बौद्ध परंपरा, नेपाल भाषा की महायान वज्रयान संगम विकसित। आज नेपाल में थेरवाद पुनरुत्थान। 20वीं सदी नेवार महायान तथा तिब्बती वज्रयान तीनों सहअस्तित्व में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म। 2.1 म्यांमार, बर्मा, पगोड़ा भूमि। पहली सदी ईस्वी में मोन लोगों के थाटो राज्य में थेरवाद पहुंचा, किंतु 11वीं सदी के अनावरहटा ने बागान साम्राज्य की स्थापना कर थेरवाद को राजधर्म बनाया। श्वेदिगोन पगोड़ा, अनंदा मंदिर और लाखों ईंट स्तूपों वाले बागान मैदान थेरवाद वास्तुकला के जीवित स्मारक। 19वीं सदी के किंग बोधि मंदिर सुधार आंदोलन ने शिक्षा परीक्षा आधारित भिक्षु संघ पद्धति शुरू की। आज भी मांडले रंगून के विश्वविद्यालय थेरवाद अध्ययन के प्रमुख केंद्र हैं। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आर्यावंश की थेरवाद पट्टी। सुखोथाय 13वीं सदी के राजा रामखामहेंग ने लंकावोंग परंपरा अपनाई। इससे सैंघा में कठोर शील परीक्षा लागू हुई। प्रत्येक थाई युवक का भिक्षु संन्यास ऑर्डिनेशन अनिवार्य सामाजिक संस्कार बना। बौद्ध सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा। लाओस में लुआंग प्राबांग, कंबोडिया में अंगकोर थोमंगकोरवाट पहले महायान हिंदू, बाद में थेरवाद बौद्ध स्थापत्य के प्रतीक। आज थाईलैंड की जनसंख्या का 90% थेरवाद अनुयायी। बौद्ध मठ प्राथमिक शिक्षा के आधार स्तंभ। वियतनाम थेरवाद महायान सहजीवन। दक्षिण मेकांग डेल्टा में खमेर थेरवाद, उत्तर में चीनी महायान प्रभा। ताय हाओ तपस्वी आंदोलन ने 20वीं सदी में त्रुक लाम महायान ज़ेन शाखा विकसित की। आज वियतनाम में यूनिफाइड बौद्ध संघ महायान पद्धति से, जबकि दक्षिणी प्रोविंस में थेरवाद मठ चलते हैं। 2.4 इंडोनेशिया महायान वज्रयान का वृहद स्तूप बोरोबुदुर। श्रीविजय, पलम्बंग और शैलेंद्र, जावा राजवंशों ने 20वीं सदी में महायान वज्रयान पनपाया। बोरोबुदुर, जावा 9 तरंगों वाले मंडलाकार महास्तूप में 504 बुद्ध मूर्तियां, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। 14वीं सदी में इस्लाम प्रसार से बौद्ध धर्म पतन पर 20वीं सदी में चीनियंडो बौद्ध समुदाय व पर्यटनाधारित पुनरुत्थान। चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश और विकास। 3.1 प्रारंभिक चरण 1 3वीं सदी।
हान राजवंश के समय सिल्क रोड के व्यापारी भिक्षु मोजी या द्वारा लोजियांग नगर के द्वार पर पहली चीनी बौद्ध पुस्तक 42 अध्याय सूत्र पहुंची। स्थानीय दाओवादी विचारों के कारण बौद्ध शब्दावली को दाओ शब्दों से अनुदित किया गया। धर्म दा निर्वाण बुवेई। अनुवाद और संगीतमय महायान 4-6वीं सदी। कुमारजीव 344-413 ने लुओयांग में संस्कृत से सटीक लयात्मक चीनी अनुवाद किए लोटस सूत्र मध्यमक शास्त्र। उनके बाद अनाधिकृत बुद्ध धर्म को राज्य संरक्षण मिला। उत्तर व दक्षिण राजवंश बौद्ध कला युंगांग लोंगमेन गुफाएं 3.3 सुईतांग स्वर्णकाल 7-9वीं सदी। ह्वेनसांग एक्सुएनजुआंग 17 वर्ष भारत यात्रा कर नालंदा से 600 ग्रंथ लाए। चांगान में दक्षिण संयुग्य अनुवाद ब्यूरो स्थापित। विविध चीनी मानसवादी फासियांग मध्यमक सनलोंग तेंदाई लोटस सूत्र संप्रदाय खिले। बड़े मठ पहला और 13 मंजिला तागाओडा पगोड़ा शास्त्र भंडार। चान जैन परंपरा का उदय। भारतीय भिक्षु बोधि धर्म धर्मक ने 6वीं सदी में दक्षिण चीन में ध्यान धर्म का बीज बोया। छठे पितृ हुइनंग 638-713 ने चित्त स्वभाव बोध सिखाया, झूठे सूत्रों पर नहीं, सीधी अनुभूति। बाद में जापान गया ज़ेन, कोरिया में सोन, वियतनाम में थिएंग। 3.5 राजनीतिक उतार चढ़ाव और आधुनिक उपस्थिति। तांग अंत में बौद्ध धर्म का सहार 845 ई परंपरा लचीली होने से पुनर्जीवित। 20वीं सदी में सांस्कृतिक क्रांति से मठ नष्ट पर आर्थिक सुधार। 1980 के बाद से पुनर्स्थापना। आज चीन में 24 करोड़ श्रद्धालु अनौपचारिक आंकड़ा और 20,000 प्लस मठ। सांस्कृतिक अनुकूलन और स्थानीय रंग। क्षेत्र बौद्ध शाखा स्थानीय संगम विशिष्ट प्रतीक उदाहरण। श्रीलंका थेरवाद सिन्हल भाषिक संस्कृति कैंडी पेरेहरा हाथी पर्व दंतधातु। थाईलैंड थेरवाद राजा धर्मराज मेर आर्किटेक्चर वाटरुन चाओप्रया नदी। म्यांमार थेरवाद नट देवता पूजा का समन्वय श्वेदिगोन पगोड़ा। वियतनाम महायान प्लस थेरवाद दाओ कन्फ्यूशियस संगम चुआमोटकोट एकस्तंभ पगोड़ा। चीन महायान चांद दाओ दर्शन कन्फ्यूशियस नैतिकता लोंगमेन गुफा बुद्ध चांद ध्यान। समकालीन परिदृश्य। दक्षिण पूर्व एशिया में थेरवाद शासन संरक्षित शिक्षा चिकित्सा और ग्रामीण समाज में मठ मौलिक भूमिका निभाते हैं। चीन में महायान और लाओ धर्म के साथ संतुलन माइंडफुलनेस इकॉनमी व सांस्कृतिक पर्यटन की वृद्धि। श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड सहयोग से पाली डिजिटल त्रिपिटक दीप्तका नेटवर्क निर्मित 30,000 प्लस पन्ने ऑनलाइन। विश्व बौद्ध महासंघ बैंकॉक 1950 और इंटरनेशनल थेरावाड़ा काउंसिल क्षेत्रीय सम्मेलनों से सांस्कृतिक विरासत सहेज रहे हैं। निष्कर्ष। सम्राट अशोक की धम्मयात्राएं, समुद्री व्यापारियों की श्रीविजय नौकाएं और रेशमी मार्ग की पथिक कारवा, इन सबने मिलकर बुद्ध के करुणा संदेश को दक्षिण एशिया से ले जाकर दक्षिण पूर्व एशिया व विशाल चीन तक पहुंचाया। प्रत्येक भूभाग ने अपनी भाषा कला और परंपराओं का रंग घोल घोलकर बौद्ध धर्म को नया रूप दिया, पर मूल सूत्र अहिंसा करुणा और प्रज्ञा सर्वत्र अडिग रहा। आज भी इन क्षेत्रों के पगोड़ा आकाश भिक्षु संघ और ध्यान शिविर साक्षी हैं कि महात्मा बुद्ध का दीप कभी बुझा नहीं, वह क्षेत्रीय संस्कृतियों में अनवरत प्रकाशित है। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।